प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। और यह सभी प्रश्न आपके एक दिवसीय परीक्षा हो या डीएलएड के सेमेस्टर हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इन सभी वीडियो के माध्यम से मैथ को बेसिक से बेसिक तरीके से यानी हल्का से हल्का तरीका से भी आपको समझाया जाता है, ताकि ये मैथ आपका मजबूत किया जा सके। इन सभी वीडियो को आपको देख डालना चाहिए। और ध्यान रहे, यदि अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे और आपके जीवन में मैथ की दृष्टि से कुछ योगदान हो सके आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से। चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कहते हैं, देखिए कह रहा है कि लकड़ी के एक घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो घनाभाकार है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो घनाभ के आकार का है। घनाभ मतलब जिसकी तीन विमाएं हो, जिसमें कितनी विमाएं हो, तीन विमाएं हो, वह क्या हो जाता है, लकड़ी का घनाभाकार टुकड़ा हो जाता है। देखो ये लकड़ी का घनाभाकार टुकड़ा है, इसकी लंबाई के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, लंबाई के बारे में। लंबाई कितना दिया गया है, तो 75 सेंटीमीटर दिया गया है। और कह रहा है इसकी चौड़ाई मतलब ये 15 सेंटीमीटर दी गई है। कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी ऊंचाई यानी ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसे काट कर, इसे देखिए, इसमें से 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा कितना टुकड़ा बनाया जा सकता है। यानी यहां पर आपको टुकड़े बनाने हैं। यहां पर क्या बनाने हैं, आपको टुकड़े बनाने हैं। यहां पर आपको टुकड़े काट कर क्या है, निकालने हैं। ये कितने टुकड़े निकलेंगे ये आपको बताना होता है। क्या ये बातें समझ गए। यहां से कितने टुकड़े आप काट कर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। बताइए। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए एक नियम आपको याद रखना है कि घनों की संख्या, क्या याद रखना है, देखो यहां घनाभों की संख्या आप कह सकते हैं या टुकड़ों की संख्या, जो भी आपको लिखना हो, टुकड़ों की संख्या बराबर आप क्या लिखोगे, बड़े घनाभ का आयतन। बड़े, आप जो लिखा वो लिख लो, लकड़ी के घनाभ के आकार का, तो बड़े घनाभ लिख ले, बड़े घनाभ का आयतन और बटे में छोटे घनाभ, एक छोटे घनाभ का आयतन। क्या ये बात समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी आप सारी चीजें लिख सकते हैं कि बड़े घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, छोटे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि सारी चीजें दी गई हैं। क्योंकि पेज भरने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरा बड़ा सा लिख डालिए। उसके बाद यही आपको लिखना होगा कि टुकड़ों की संख्या बराबर बड़े घनाभ का आयतन बटे एक छोटे घनाभ का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, और यहां भी आप लिखोगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। यही आपको लगा देना है। बात समझ गए ना। अब घनाभ का आयतन देखो, लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर, और कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और जो छोटा टुकड़ा है उसकी लंबाई आपको दिया है 15 सेंटीमीटर और है 3 सेंटीमीटर और है 1 सेंटीमीटर। अब देखेंगे 15 से 15 कट जाएगा और 3 से जब इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15, 25 पंचे 125, 125 टुकड़े आपको मिलने वाले हैं। यानी इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े 125 टुकड़े आपको मिलने वाले हैं जब इस बड़े से लकड़ी के घनाभाकार बॉक्स को काटा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से सवालों को आप लगाएंगे। बड़े, याद रहे बड़े, जैसे कभी दीवार में ईंटों की संख्या आपसे पूछ ले तो क्या लगाएंगे, दीवार का आयतन
बटे में एक ईंट का आयतन बराबर ईंटों की संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 1000 रुपए की राशि कितनी है? 1000 रुपए की। देखिए राशि आपके पास है 1000 यानी मूलधन। आप ऐसे कह सकते हैं कि मूलधन आपके पास कितना रुपया है? 1000 रुपया है और 10% दर है। दर प्रतिशत कितना? 10% वार्षिक। और समय दिया गया है, समय कितना है? 2 वर्ष दिया गया है। कि दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो ये बताओ चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना होगा। देखो मिश्र धन का सूत्र देख लो। मिश्र धन बराबर क्या होता है? लिख लो, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे में 1 प्लस में दर बटे में 100 की घात में समय। अभी कल भी समझाया गया था, आज भी समझाया जा रहा है, पिछले वीडियो में भी समझाया गया, इस वीडियो में भी समझिए। मूलधन कितना है आपके पास? तो 1000 रुपया है। और बताएं 1 प्लस दर कितना है? 10% बटा में 100 घात में कितना समय है? 2 वर्ष। चलो देखो 0 से 0 खत्म, 10 एकम 10, 1 11। 1000 को लिखना है 11 बटे में 10, 1000 के साथ लिखना है 11 बटे 10। और घात कितनी बार है? तो 2 बार, तो 2 बार लिख देना है। अब देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 11 11 में 121 के साथ एक 0, ये आ गया आपका मिश्र धन आ गया, अमाउंट आ गया। अब ब्याज आपको बताना है। क्या बताना है? कौन सा ब्याज बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। कौन सा बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस में मूलधन, मिश्र धन माइनस में मूलधन। तो मिश्र धन आपका है 1210 माइनस में 1000 रुपया बराबर हो जाएगा 210 रुपया। आपका क्या आ गया है? 210 रुपया क्या आ गया है? यह 210 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। बातें समझ में आ जाएंगी ना? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके आप देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा एक ठोस घनाभ की लंबाई है, ठोस घनाभ की लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है और ऊंचाई क्रमशः 4:5:6। देखो लंबाई मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, मर्जी आपकी है, चलो लिख देते हैं, बड़े में ही लिख देते हैं। लंबाई अनुपाते में चौड़ाई और अनुपाते में ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या दिया गया है? 5:4:5:6 दिया। तो इसे आप कर ले माना 4x लंबाई, 5x चौड़ाई और 6x ऊंचाई। कह रहा उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की बीमाएं ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? घनाभ की बीमाएं ज्ञात करें, माएं नहीं बीमाएं ज्ञात करें, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में है। तो देखो ऐसे में आपको घनाभ का आयतन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? घनाभ का आयतन लिखना होगा। लिखा आपने? घनाभ का आयतन लिखा और बराबर क्या दिया गया है? 960 घन सेंटीमीटर दिया गया है। चूंकि आपको पता है आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, बराबर में क्या हो जाएगा? 960। अब देखो 6 पंचे 3 चौका 120, यक्स मतलब यक्स की 3 घात बराबर 960। 120 गुणे में है, 120 बटे में आ गया, 0 से 0 खत्म, 12 8 96। अब आप देख पा रहे हैं यक्स की 3 घात। चलिए हम अगले लाइन में यहां लिख लेते हैं। यक्स की 3 घात बराबर 8 आ गया। घन का उल्टा घनमूल हो जाता है, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा? 2। अब यक्स का मान 2 आया तो यहां रख देंगे, तो लंबाई यहां रख देंगे, चौड़ाई यहां रख देंगे, ऊंचाई। अतः आपको लिखना है अतः लंबाई बराबर कितना है? 4x। 4x तो 4 दूनी 8 यानी 8 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ गए? लंबाई, चौड़ाई के बारे में बात करें तो चौड़ाई में देखिए कितना है 5x, 5x तो 5 चौके 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, समझ गए ना। ऊंचाई के बारे में बात करें तो ऊंचाई बराबर है 6x, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, समझ गए ना। इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। 12 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। बातें समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इसका गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए हल और आपको गुणनखंड करना, तो x स्क्वायर -1 माइनस 2y माइनस में y स्क्वायर। यहाँ देखो x स्क्वायर रहने दिया जाए और y को आगे कर दिया जाए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर यहाँ देखो प्लस 2y हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि पहले पद का वर्ग धन दो, अगर यहाँ हम वर्ग लगा दे कोई दिक्कत नहीं, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा, यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है x प्लस वाई बराबर या a प्लस बी बराबर होल स्क्वायर में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। उसी प्रकार यहाँ अगर हम y प्लस 1 कर दें तो देखो y स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, इसको आगे पीछे कर लेंगे y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1, यही तो है यहाँ पर, यानी इसे हम लिख सकते हैं। अब देखो फिर से एक बार सूत्र बन जाएगा आपका, फिर से एक बार और सूत्र बनेगा, और वो कौन सा सूत्र होगा a माइनस बी वाला सूत्र है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तब आपको लिखना क्या था, ध्यान रहे, लिखना था आपको 2 ब्रैकेट बनाना है, एक ब्रैकेट में x प्लस में y प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस, वो इसको माइनस लगाओगे तो सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का क्या होगा, गुणनखंड होगा, या उत्तर के रूप में आप लिख देना है कि इसका उत्तर ये होगा। ठीक है ना बाबू, बात समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींचिए। पहले आपको एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त बनाना है और इस वृत्त में आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर लंबी क्या करना है, जीवा खींचनी है। केंद्र मान लो ये है, वृत्त का केंद्र मान लो क्या भैया, ये है केंद्र O मान लें, और 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच लेनी है। ठीक है ना, खींच लिया, मान लिया ये 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा। कह रहा जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, ये केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। ध्यान रहे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये लगा देना होगा। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए लगा देना, यानी इसका मान आपको बताना है। तो ध्यान दो, ध्यान आप देंगे, आप ये समझेंगे कि जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, वो लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी ये बराबर ये। अब ये बताओ कि अगर ये टोटल 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 5 हो गया तो अब आप देखोगे कि एक समकोण त्रिभुज बन गया। एक क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये 12 सेंटीमीटर है, और ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर इसका। तो आपको क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग और धन क्या लगाना है, लंब का वर्ग। ये वाला सूत्र लगा लेना है। देखो आधार कितना है, 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, लंब 12, 12 का वर्ग 144, 144 प्लस 25 बराबर 169 होता है, 169 होता है। और यहाँ देखो क्या लगा है, यहाँ लगा है आपका कर्ण का वर्ग, यहाँ क्या लगा है, कर्ण का वर्ग, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 13, यानी त्रिज्या क्या हो गई है, 13 सेंटीमीटर हो गई है। क्या बात समझ गए ना। इसी प्रकार से इनको सवालों को आपको हल करना है।
और वैसे भी ये पाइथागोरस त्रिक के अंतर्गत आ जाता है। 5, 12, 13, अगर सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर जो कर्ण होती है। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है और 1 से लेकर कहां तक की 20 तक की संख्याओं का निकालना है। अब ध्यान दो, 1 से 20 तक की संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य बराबर आपको बताया गया है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य के बारे में अगर हम बात करें तो समांतर माध्य निकालने का एक तरीका आपको याद रखना है कि पदों का योग बराबर पदों की संख्या, ये होता समांतर माध्य। अब देखो 1 से 20 तक की सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये हो गया। अब देखो इन सब का योग, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होगा, ठीक है, अंकों का योग, आंकड़ों का योग या सम संख्याओं का योग। क्या लिखना है? आंकड़ों का योग या सम संख्याओं का योग। बात समझ है? समांतर माध्य बराबर इनका योग लिखना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + में 20 और बटे में आप देखेंगे यहां से यहां तक कितनी संख्या होंगी? तो 10 संख्या। चलिए इनको जोड़ लीजिए। देखिए 6, 4, 10 और 8, 2, 10, 10, 10, 20, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 10, 60, 60, 10, 70, 70, 2, 72, 72, 8, 80, 10, 90, 90 और 20, 110, 110 आ गया। बटे में क्या है? 100 और 10 है। 10 से 10 कट जाएगा, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अतः समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर 11 होगा। देखो इस प्रकार से जोड़ना है, आप किसी प्रकार से भी जोड़ सकते हैं इसे। अच्छा, समांतर माध्य निकालने का एक दूसरा सूत्र बता दें ट्रिक के माध्यम से। देखो देखो ध्यान दो, ऐसे जब श्रृंखला में हो, संख्याएं एकांतर क्रम में हो, समांतर रूप से दिखती हो, तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, 2 प्लस में 20/2, तो क्या आ जाएगा? 22 बटे में 2 और 2, 11 में 22, सवाल का उत्तर हो जाएगा। या फिर तीसरा तरीका मैं बता दूं आपको, समझ लो। यहां पर सभी सम संख्याएं हैं, 1 से 20 तक कितनी संख्याएं सम है? तो 10 हैं। तो 10 और 10, 1, 11 बटे में 10, 10 से 10 खत्म, तब भी उत्तर क्या आ जाएगा? 11। बहुत सारे तरीके हैं लगाने के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक के रूप में लिखिए। दिया गया है और इन्हें किस रूप में लिखना है? लघुगणक रूप में। घातांकीय रूप में दिया गया, इन्हें किस रूप में लिखना है? लघुगणक के रूप में। तो देखिए पहला आपको हल के रूप में देख लीजिए, इन्हें लघुगणक जैसे लिखा है 13 की घात 2 बराबर 169, तो इसे आपको लिखना है लॉग। लॉग लिखना है क्या बाबू? 13 169 बराबर में क्या हो जाएगा? 2। दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा किस रूप में लिखा है? 10 की घात -3 बराबर में 1/10 की घात 3। इन्हें लघुगणक के रूप में इन्हें भी लिखना है, तो इन्हें लिखने के लिए आपको लिखना है कि लॉग 10 की घात 10 -3 बराबर -3। यह तरीका है, इस तरीके के माध्यम से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए कह रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? 2 भुजाओं वाला हो। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके समान कोण तीसरे कोण के 4 गुना है। त्रिभुज की तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसे आप समझो, एक समान द्विबाहु, 2 भुजाओं वाला, समान 2 भुजा वाला, जैसे एक भुजा ये और एक भुजा ये समान है, ये भुजा अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान है। अगर 2 भुजाएं समान है तो क्या होता है? 2 कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस भुजा के सम्मुख ये कोण, इस भुजा के सम्मुख ये कोण, और इस भुजा के सम्मुख ये कोण। अब क्या कहता है, इसे समझ लो आप। कहता है कि 2 समान भुजा द्विबाहु त्रिभुज की तीसरे कोण से, कह रहा समान कोण, समान कोण मतलब ये कोण, तीसरे कोण से, इस कोण से, माना इस कोण का मान क्या है? यक्ष अंश है। तीसरे कोण का 4 गुना, मतलब ये कोण कितना होगा? 4 यक्ष, 4 यक्ष अंश का होगा।
एक त्रिभुज ऐसा है ए बी सी, ऐसा है जिसकी दो भुजाएं समान है। देखो ए सी बराबर किसके है, बी सी के। अगर हम कहें ए सी बराबर किसके है, अगर हम आपसे कह दें ए सी बराबर किसके है, बी सी के है, ए सी भुजा किसके बराबर है, बी सी के है, तो कोण देखो, कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी के होगा। लेकिन यहीं पर कोण ए बराबर किसका है, कोण 4 गुना कोण सी के। क्या बात समझ गए ना। अब ये बताओ कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। चूंकि आपको पता है कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर क्या होता है, 180 अंश। अब ये बताओ कि कोण ए प्लस कोण ए कोण बी कितने कितने अंश के हैं, तो 4x अंश के हैं, 4x अंश के हैं, ठीक है ना, बात समझ गए। तो देखो 4x प्लस में 4x और c का मान कितना है, x अंश बराबर क्या है, 180। 4 1 5, 4 4 8 1 9x, 9x बराबर 180 अंश के। तो 9 दूनी 18 यानी x अंश बराबर कितने के आ जाएगा, 20 अंश के। यानी x का मान 20 के आ गया। तो यहां पर आप रखोगे, चूंकि कोण a बराबर होगा 4x, तो 4 गुणे में 20 बराबर 20 चौके 80 अंश, ये हो गया। अगर कोण b के बारे में बात करें तो कोण b बराबर भी 4x है, तो यानी 4x मतलब 80 अंश। फिर अगर हम कोण c के बारे में बात करें जिसका मान x है, तो कोण c बराबर कितना अंश हो जाएगा, 20 अंश। इस प्रकार से आपको हल करना है और सवाल का उत्तर देना है, ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। कह रहा जिनमें प्रत्येक का आयतन, दो घन दिया गया है, घन ऐसा घन जिसकी सभी भुजा बराबर होती, घन वह आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और घन में कह रहा कि दो घन ऐसे हैं जिन्हें आपस में देखा जाए तो प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। क्या भैया, सेंटीमीटर क्यूब है, जिसके सबके आयतन, इसके आयतन एक घनाभ और है, एक घन और है, सॉरी घन है, एक घन और है जिसका भी आयतन कितना है, 1728 है, घन सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं। कह रहा है इनको परस्पर ऐसे जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो नया घनाभ बन जाएगा। अभी देखो नया घनाभ कैसे बन जाएगा, इनको जब हम जोड़ देंगे, इनको जब जोड़ देंगे कि एक नया घनाभ बन जाएगा। एक नया घनाभ बनाने के लिए इन्हें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिए इन्हें जोड़ दिया तो एक नया घनाभ बन के तैयार हो गया, एक बड़ा सा घनाभ बन गया कि नहीं। अगर हम बात करें, अभी देखो यहां से मिटा देते हैं तो एक घनाभ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो एक बड़ा सा क्या हो गया, घनाभ बन गया, घनाभ बन गया भाई, घनाभ बन गया इस घनाभ का। अब ध्यान दो, पहले तो हम उस घनाभ का, जो ये वाला घनाभ था, इस घनाभ की भुजा ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस घनाभ की भुजा ज्ञात कर लेंगे। देखो घनाभ का आयतन दिया है, क्या दिया है, घनाभ का आयतन दिया है। घनाभ का आयतन कितना दिया, 1728 घन सेंटीमीटर। और घनाभ का आयतन क्या होता है, भुजा की 3 घात, भुजा की 3 घात, तो 1728, ठीक है ना, बात समझ गए ना। घन का उल्टा घनमूल हो जाएगा तो भुजा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, भुजा। और भुजा वर्ग। अब ये बताओ 12 12 में 144, 12 में 1728 होता है। अब देखो भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ गए ना। अगर भुजा 12 सेंटीमीटर लेके चले आए तो ये बताओ, ये घनाभ एक था, एक घनाभ था, ये एक घनाभ हिस्सा और जोड़ दिए, ऐसा एक घनाभ और जोड़ दिए, तो ये 12 प्लस 12 यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इस प्रकार बने घनाभ का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो, संपूर्ण पृष्ठ पर बात करते हैं। चलो यहीं पर बात कर ले। संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 इंटू में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। अब देखो 2 गुणे में यल कितना है, 24, और बी कितना है, 12, प्लस बी कितना है, 12, एच कितना है, 12, और देखो एच कितना है, 12, और बी कितना है, 24। हल करेंगे ऐसे, ठीक है ना। अब देखो 2 गुणे में
12 चौक 48 के 8, 12 चौक 48 8 हासिल आए 4, 12 दूनी 24 4 28, 12 12 में 144 और प्लस में 288। चलिए इन सबको जोड़ लेना। 8 8 दूनी 16 4 20 के 0 हासिल आए 2, 8 दूनी 16 4 20 2 22 के 2 हासिल आए 2, 2 2 4 4 1 5 5, 2 2 4 1 5 5 2 7 और गुणे में क्या है 2। तो इनको जब आप हल करोगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 1440 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का उत्तर आ जाएगा। 1440 वर्ग सेंटीमीटर इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। दिया गया एक सारणी है जिसमें आंकड़ों का क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो देखो समांतर माध्य निकालने का सूत्र आपको पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ाया गया है कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही समांतर माध्य का सूत्र है। तो पहले सिग्मा एफ एक्स निकालो, चलो फिर सिग्मा एफ निकालो, फिर सवाल का उत्तर लाते हैं। तो चलो मैं लिखता हूं पथ है, पद आप जो भी लिखना चाहो तो पथ लिख लो, पद लिख लो। क्या लिखा भैया, पथ है, ठीक है कोई बात नहीं। पथ है तो पथ लिख दिया जाए। पथ माना पथ यक्ष ऐसे दिया। फिर आपको लिखना क्या, बारंबारता एफ है। फिर देखो इसका जो है एफ एक्स लिख लेना केवल, बस ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब देखो पद हैं 4 6 8 10 12 और 14। बारंबारता है 3 4 2 2 6 और 8, ठीक है ना। अब देखो एफ एक्स क्या होगा, 4 तियां 12, 6 चौके 24, 8 दूनी 16 और 10 दूना 20 और 12 छक 72 और 14 अट्ठे बताइए कितना होगा, 8 चौक 32, 8 दहा में 80, 112, 14 अट्ठे 112। देखो 8 चौक 32 के 2 हासिल आए 3, 8 एकन 8 3 11, ठीक है ना, बात समझ गए ना। इसके बाद इन्हें आपको जोड़ना है। अब देखो यहां पर क्या आएगा, सिग्मा एफ आएगा। सिग्मा क्या आने वाला है, एफ। देखो 8 2 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 3 25। सिग्मा एफ बराबर क्या आ जाएगा, तो सिग्मा एफ बराबर 25 आ जाएगा। और अगर हम बात करें सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या आने वाला है, तो जोड़ लें 6 4 10 2 12 2 14 के 4, 6 4 10 2 12 2 14 2 16, 16 है, क्या आ जाएगा बाबू 16, 16 के 6, 2 2 4 4 8 2 10 6 16 6 हासिल 1। देखो 7 1 8 8 2 10 10 2 12 1 13 1 14 14 1 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2, 256 आ गया। अब देखो समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा, तो लिख लो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ एक्स बराबर 256 आया है और सिग्मा एफ कितना आया है 25। जब इससे इसमें भाग दोगे तो 25 एकन 25 यानी 25 दहा में 250 और बटे में 6 बटे में क्या आ जाएगा 25। यहाँ इसे और दशमलव में लाते हैं तो दशमलव 25 दूनी 50, 25 चौका 100 यानी 10.24, यही इसका समांतर माध्य हो जाएगा। 10.24 सवाल का उत्तर आ जाएगा। चाहे तो आप पूरा कंप्लीट भाग दे लो 25 से। देखो 25 से 25 दहा में 25 एकन 25 पूरी तरह कट गया और 6 उतर गया। क्या भाग जाएगा, नहीं तो 0 बार ले जाते हैं तो आ जाएगा 6 घटकर, दशमलव लगाएंगे 0 तो 25 दूनी 50, 10 60 और 1 दशमलव लगा सकते हैं, 25 चौका 100, ये पूरा कट जाएगा तो रह जाएगा 10.24, इसका समांतर माध्य आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। इसी प्रकार से इन सभी को आपको हल करना है।
तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।